अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज का प्रोग्राम तो हमारे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं, काफ़ी सियासी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन प्रोग्राम पहले शुरू करने से एक अफसोसनाक ख़बर है। हमारे प्रोड्यूसर ज़वार ख़ान वो इस दुनिया से चल बसे। जीटी रोड पे आ रहे थे एक असाइनमेंट से, तो वहाँ उनकी बस पीछे से आके उसको हिट की एंड ही पास्ड अवे। और उसके साथ हमारे एक और प्रोड्यूसर है, अल्लाह ने उनको रखा है, इस्माइल, जो कि इस प्रोग्राम एंड बट टुडे वहाँ 9 लोग गए ना जी, 9 ऑल टुगेदर। एंड हमारे चैनल की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारे प्रोग्राम एनालिस्ट की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सारों की तरफ से बहुत अफसोस है। और क्या बताएं, ये है, आई मीन सच अ गुड फेलो, लाफिंग, है ना, वेरी प्लेजेंट पर्सन, कितना हंसमुख और हर चीज़ ये लड़का। बस इसलिए मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपने सिस्टम्स को ठीक करो। ये जीटी रोड पे तो मौत के कुएं में चलाने वाली गाड़ी है। आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते। और ये देखो, आज तो हमें अपनों का हुआ है ना, हम तो दूसरों की बात करते हैं कि खुदा के लिए यार इस रोड को ठीक करो। बहरहाल अल्लाह करे ये हुकूमत आई है कुछ करे इस पे। माजी की हुकूमतों को भी तो करना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। 4.25 साल रहेगी। हाँ, ये करना चाहिए था, उससे 30 साल भी पहले करना चाहिए। 30 साल में बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, उसी की तो तारीफ करते हैं आप। लेकिन मैनेजमेंट नहीं है ना। तो मैनेजमेंट भी तो ख़राब है, 4.25 साल में हुई है ना। बिल्कुल, हाँ, 30 साल बर्बाद कर दिए गवर्नेंस। देखिए जी, अब बात यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर चीफ जस्टिस एक दूसरे से मिले और देखें क्या इनकी बातचीत निकली है। बहरहाल जो टेलीविज़न बताता है कि वो एक सियासी बात थी और लेट्स सी क्या होगा। लेकिन जो पंजाब की असेंबली है ना, उनका डैम वाला, हाँ जी, वो भी था। वो कह रहे हैं वो चंदा के बारे में बात की है, वो 9 अरब रुपए जो साबिक प्राइम मिनिस्टर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान उस फंड के बारे में बात हुई है कि वो किधर गए, पैसे कहाँ जमा कराए गए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट गालिबन ये ऐसे ही होगा, पूछा गया होगा भाई पैसे कहाँ हैं। वो जो मर्जी पूछे जी, अकाउंटेबल है वो, लेकिन ये पैसा सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। पंजाब असेंबली एडजर्न हो गई है 16 में। भर जब क्या ख्याल आपका? सुप्रीम कोर्ट में बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्सी है ना जी। चलो अच्छी बात है, एक सेकंड ना, बहुत कंट्रोवर्सी है ना। तो शहबाज शरीफ, एक सेकंड ना, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, पकड़ के अंदर करें, कौम को बताएं कि डैम का ये पैसा था, ये बंदा खा गया, ताकि सबको पता चले। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट, हमें मतलब क्रिटिसाइज करने की हम डिसीजन मेकर्स तो नहीं है ना जी। चाहते हैं कि गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ये कहा, क्यों नहीं होना चाहिए? शहबाज शरीफ ने ये कहा था, अगर हम शहबाज किसी पे शरीफ ब्लेम गेम करते हैं तो हमें उनको अकाउंटेबल करके अंदर करना चाहिए। बात पूरी कर लेना, बात कर ली ना आपने पूरी, और दूसरे के भी सुनने का हौसला रखें। शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम किसी भी मुकदमे में नहीं जाएंगे, हर चीज़ कानून के ताबे होगी, अगर कानून की वायलेशन हुई है तो ही विल बी पनिश्ड। चलें जी आगे। शरिया फेडरल कोर्ट ने भी एक रूलिंग अपनी दे दी है रिबा के ऊपर, इस पर भी बात होगी। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स सलीम बुखारी यहाँ मौजूद हैं, अपने एनालिसिस देंगे। बुखारी साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। ये जो सारा ये सिलसिला हम देख रहे हैं, ये डब्बी में बंद हो रहा है, और ये डब्बी आपका क्या ख्याल है, ये डब्बी फट के टूटेगी या आराम से खुलेगी? पहली बात तो यह है कि इतने इश्यूज़ हैं कि डब्बी में तो नहीं आ सकते, डब्बा वगैरह कर लें उसको तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मसाइल सेंटर में भी हैं, मसाइल पंजाब में भी हैं, सिंध और KPK में भी अभी अल्लाह का फजल है, लेकिन वहाँ तक भी यही बहुत सीरियस है, पहुँचेगी ज़रूर। और बलूचिस्तान में तो ऑब्वियसली मामला बहुत ख़तरनाक है। नई हुकूमत जो आई है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंज है सेंटर में भी। और शहबाज अपने हमजा शहबाज अगर हलफ ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि ले लेना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आती कि इसके ऊपर क्या हिंड्रेंस हैं, क्या इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है, और किस किस्म की अजीबोगरीब बातें और ख़बरें हम सुन रहे हैं जो पहले माजी में हमने कभी नहीं सुनी। हुकूमतों के बीच, आने जाने वाली रजीम्स के बीच इख्तलाफात होते हैं, ज़रूर होते हैं, एक दूसरे को जलसा गाहों में, तकरीरों में बैठ के उनको निपटा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खिलवाड़ जो है ये हमने पहले कभी नहीं देखा। इसका एक मज़ारा हमने इस्लामाबाद में देखा। अदालत रात को स्टेट की रिट जो है वो कायम करने के लिए बैठी थी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब अपने हर जलसे में ये कहते हैं कि वो अदालत क्यों लगाई, और ऐसी ट्वीट्स और ऐसे मैसेजेस और ऐसी यानी जो पोस्ट्स हैं वो इस पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि शर्म आती है कि क्या पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बचा है कि नहीं बचा है। मैं आपको उसकी मिसाल सम अप कर सकता हूँ मैं
कि देखिए जब आप ये कहते हैं कि वो फलां ने गलती कर दी तो फ़ौज आपका निशाना है, जब आप कहते हैं रात को अदालत क्यों लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट आपका निशाना है, जब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बिका हुआ है, ये फलां का एजेंट है, तो इलेक्शन कमीशन आपका, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। मुझे आज बहुत खुशी है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि 5 बंदे हों खड़े या बाहर 5 लाख खड़े हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा वो मैं ज़रूर दूंगा। ये बड़ी इनकरेजिंग बात है, मैं बहुत खुश हूँ इससे कि अगर प्रेशर के बगैर हमारे इदारे काम करने शुरू कर दे, जैसे पीजे भी कहता है, खान साहब भी कहते हैं और जावेद भी कहता है कि अगर अदारे बगैर किसी खौफ व ख़तर के फ़ैसले करने लग जाएँ तो शायद हमारी ये सोसाइटी जो रुल रही है, जो तबाही के किनारे पर पहुँची हुई है, शायद इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की है बुखारी साहब, बिकॉज जिस तरह नसीम हसन शाह ने भी कहा था हमने अपनी नौकरियां भी बचानी है, नौकरियां मत बचाएं। ये जो उन्होंने बात की है छोड़ दें, अगर इफ़ यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग लीव इट, स्टेट फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन ये आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं अफसार साहब, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, आई डोंट नो वेदर इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाई हैज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये आज फॉर्मर चीफ जस्टिस से मिले, क्यों? मैंने तो कह दिया ना, कोई साजिश सोच रहे होंगे कि अब आइनी साजिश कौन सी करनी है। देखिए अब तक जो हो रहा है वो साफ ज़ाहिर है कि सब कुछ कानून आइन को इस्तेमाल करके हो रहा है। और आपको पता है इतने छोटे बच्चे तो हम नहीं बैठे इस टेबल के घेर, इसी किताब से हवाला देते हुए लोगों को सज़ाए मौत होती है और इसी किताबों से हवाला देते हुए लोगों को सज़ाए मौत से बचाया जाता है। और इसका मुआवजा जो है वो जो वकील हजरात हैं वो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपये तो लेते हैं। अब यहाँ पे इक़्तिदार का मसला है तो मशवरे देने वालों के पास तो दोनों मशवरे हैं, और एक इंटरप्रटेशन ये आइन की करेगा कि जनाब आप नहीं कर सकते, कि मसलन गवर्नर को हुक्म नहीं दिया जा सकता। भाई गवर्नर बतौर चांसलर जब फैसले करता है तो वो फैसले अदालतों में चैलेंज होते हैं, अदालतें उनको अंडू कर देती हैं, उसको दिए गवर्नर ही होता ना। तो इस किस्म की जो मशावरत की गई होगी कि भाई किस तरीके से इस सिस्टम को और डिरेल करना है, इसमें आइन का बकौल उनके आइन का सहारा लेते हुए कानून के मसलन देख लें, नवाज शरीफ को सज़ा कैसे मिली, कोई ब्लैक डिक्शनरी थी, वहाँ से एक चीज़ उठाई गई और कहा गया कि बेटे से पैसे नहीं लिए, डिस्क्वालीफाई। तो वो भी, उसमें भी तो यही दोस्त शामिल था ना जो कल मिलने गया उस आदमी को। तो ये गेम है अब इस किस्म की। आई विल स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान and laws under the Constitution of Pakistan. I will stand for the supremacy of the Parliament. I will stand for the supremacy of the democracy. और इसमें जो भी रुकावट बनेगा मैं उसको पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूँ। जावेद साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ऑल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी एम्बिग्विटी में है। 69 आप ले लें, कोई और ले लें, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे लड़ रहे हैं ना, कहीं एम्बिग्विटी नहीं है। तो फिर ये क्यों है, फिर ये सब कुछ क्यों है? बुनियादी तौर पे इस वक्त देखें, हम सब की ख्वाहिश क्या है कि मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए, अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए और आइन और कानून के तहत अवामुन नास को उनके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होना चाहिए। मगर होता नहीं है। होता क्यों नहीं है वो है आपका क्वेश्चन। इसलिए नहीं होता कि हम जिस तरह आइन और कानून को अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अदारों को, आइन को, कानून को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अपने आप को सर्व करने के लिए, यही अदारे आप तनकीद कर रहे होते हैं और 4 दिन बाद इन्हीं अदारों को आप अलम बुलंद कर रहे होते हो। यही नैब थी ना जिस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चढ़ाई की थी ना, उस वक्त भी तो अदारा ही था। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिससे जस्टिस हाकिम निसार की हम बात कर रहे हैं। हमने क्या कोई बातें की, एक सेकंड इत्तेकाल, बाकी अदारों पे भी हमने यही बातें की। आज हम अदारों की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस दिन हम सिर्फ प्योरली, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब कहते हैं कि हमें उसकी पाबंदी करनी चाहिए, आइन और कानून को ट्रूली मानेंगे तब उस पर जाके अमल होगा। लेकिन होता क्या है, पीटीआई ने आइन और कानून के खिलाफ इस 6 हफ्तों में चूंकि इक़्तिदार से निकले हैं
तो उन्होंने इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया है। Okay. वो ये समझते हैं कि जो ये इस वक्त सिस्टम है, जो ये आइन है, जो ये इदारे हैं, इन्होंने आगे उनको चले ना। निकाला है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इसलिए अब Okay. इसको So further delay so they have करते that. हुए अगर आप कहें तो अपनी मैं इसको sum up popular कर दूं। आप politics करें को ऊपर जरा। लेकर जा रहे हैं। देखिए, इसको सम अप करने का एक आसान तरीका ये है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है कि स्पीकर ये कहे कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट नहीं करा था। कोई आर्गूमेंट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक बात है। जो उन्होंने किया है वो सुप्रीम कोर्ट का गलत काम है है। तय करना। डिप्टी स्पीकर की कोई कैपेसिटी नहीं है ये कहना कि मैं नहीं करता, मैं उठ रहा हूँ। अच्छा नहीं, उन्होंने एक- हर जब आप इसी पे आए, उन्होंने कहा है कि हमें अपना काम करने दें, आप अपना करें। देखें, गुजारिश ये है, कौन अपना काम करे? कोर्ट्स अपना काम ना, करें। ना, जब एक वायलेशन इतनी बड़ी जो मैं इसकी निशानदेही मुकम्मल कर लूं रहे पहले। हैं, इनको कर लें। खान साहब मैं मुकम्मल कर शुक्रवार हो जाए लूं, शुरू। मैं मुकम्मल कर और लूं। लोग बार असेंबली के बाद लोग आ कोई जाए। कैपेसिटी नहीं है सदर के पास कि वो कहे मैं ओथ नहीं लेता। कोई कैपेसिटी गवर्नर के पास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कहे मैं ओथ नहीं लेता। नहीं तो गवर्नर के ये- पास एक सेकंड, नहीं, यही इसके- आइन और मुझे हर- कॉन्स्टिट्यूशन 20 से 22 दिन दे तो रहा उसे। हाजी, मुझे इस नहीं बात दे रहा, पे ये नहीं इतराज दे रहा। मुझे इस बात पे है कि इतनी क्लैरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस की भी अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम खड़े कहाँ? जब आपने बड़ा सा सवाल किया, उसका मैंने जवाब दे दिया। ये सवाल ज़ेर बहस आया कि क्या गवर्नर को कोई अदालत हुक्म दे सकती है, तो मैंने कहा कि गवर्नर की जो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, गवर्नर इंजॉयड अदर पोजीशंस आल्सो, तो उसमें जो फैसले करता है वो चैलेंज होते हैं और अंडू होते हैं। तो इसका मतलब गवर्नर के फैसलों को अंडू किया जा सकता है, सदर के भी किया जा सकता है। और सदर के भी। तो ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो ये जो हम सबको समझनी चाहिए। देखिए दोस्त, आइन है तो आप हैं, बिल्कुल ठीक बात। आइन है तो आइन की बाई प्रोडक्ट होती है सदारत, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, उसके instruments हैं। सारे instrument अदारे हैं। तमाम अदारे। अगर हम आइन को ही मजाक इस तरह बना लें जैसे हम खेल बना रहे हैं, व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू द कॉमन मैन। मैंने उस दिन मैंने उस दिन भी कहा था, तो फिर मैं मजिस्ट्रेट की फैसला नहीं मानूंगा। मैं सेशन को जज ने अगर मेरे किसी दोस्त को सजाए मौत दे दी है, मैं उसको छीन के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन उसको ना मानने से नुकसान है। मुझे अगर उसको बचाना है सजाए मौत से, तो आई हैव टू गो इनटू अपील टू ए कोर्ट। अब कोर्ट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, रात 12 बजे क्यों बैठी? 12 बजे ना बैठती तो फिर वायलेशन हो इफ्तिखार जाती। साहब, लेकिन लेकिन एक आर्टिकल- बात आ जाती अगर ना है, बैठती जब तो खुद कोर्ट- अदालत कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रही होती। आर्टिकल जब 248 अदालतें इनको ऐसा प्रेसिडेंट फैसला- और उसको नहीं देती था। आप बताएं ना मुझे। पीजे जब अदालतें ये फैसला कर रही हैं और दूसरी तरफ 63A को ईद के बाद लेके जा रही हैं, तो फिर यार देखो नहीं, इसका भी पीटीआई जवाब जो सुन लो, इक़्तिदार से निकली है, इसका भी जवाब एक सुन लो। उसका वोट बैंक है जावेद ना, साहब, ये जिनके जावेद दिमागों साहब, में सवाल जावेद तो साहब, आएगा, जावेद साहब बहुत उसका अच्छा, जवाब दे दो जावेद साहब उनको। बहुत अच्छा सवाल है। आपको शाबाश देनी चाहिए कि आप बहुत ही बुनियादी निकात उठाते हैं जो बड़े अवाम के मफाद में होते हैं और अवाम के इंटरेस्ट में होते हैं। पहले एक दिन आपने ये मफाद उठाया कि ये अदालतें जो है लोगों को सजा नहीं देती। बिल्कुल देनी चाहिए। सुनो ना, मतलब आपकी तो मैं तारीफ कर रहा हूँ कि आप इतने बुनियादी आप इनको निकात चांस उठाते दे हैं। रहे मैं आपकी बात में छुपा तंज महसूस नहीं कर पा रहा नहीं हूं। नहीं नहीं बुनियादी चलो, बुनियादी बोलो, जो बोलो, है वो बोलो। अब सवाल ये पैदा होता है जो 63 है, पहले 63 में ये नहीं थी क्लास कि आप को अपना सीट छोड़नी पड़ेगी। ये जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें इंसर्ट की गई। इसका मतलब है एक जुर्म की सजा का तयन कर दिया गया, हो एक गया। मिनट, इट कैन नॉट बी एक रीओपन्ड। मिनट, एक जुर्म की सजा का तयन कर दिया गया। अब कुछ दोस्त इससे बियॉन्ड मांग रहे हैं, राइट? अगर दे देगी सुप्रीम कोर्ट, गुड एंड वेल। ये आप जो ख्वाहिश है ना कि वो कल दे दें, मेरा ख्याल है कल नहीं वो देंगे। वो उसमें सारे पार्टियां पेश हो रही हैं, पीटीआई भी पेश हो रही है, दूसरे लोग भी पेश हो रहे हैं। और बहस ये है कि क्या वो सज़ा हमेशा के लिए उनको महरूम कर दिया जाए इलेक्शन में जाने को या नहीं। पहले दो केसेस ऐसे पड़े हैं, जंगी तरीन वाला केस और नवाज शरीफ वाला केस, जिसके ऊपर ये डिबेट चल रही है मुल्क में कि क्या आइन में ऐसी कोई सज़ा है कि वो सारी उम्र के लिए हो, जिस डिस्क्वालिफिकेशन की। तो ये डिबेट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी बात ठीक है, मैं एक जुमला agree करता मुझे हूं। कहने लेकिन फिर देंगे। मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस बुनियादी नुक्ते की वजह से एक पॉलिटिकल क्योस खड़ा हुआ है, जिसको तो उसकी वजह से लेके क्या एक हुआ? बड़ा लार्जर वोटर जी, बैंक बोला लेके चल रहा है, देखिए, तो उसको मेरा ख्याल है जल्दी करना चाहिए। पहले रात मेरे- टाइम पे मामला खत्म हो। एक This is my तो point. मैं ना मामला चीफ जस्टिस ने कहा था वो पकड़ लिया है मैंने। उसने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं कर सकते। हर एक आर्टिकल आप उठा के देख लें, उसके बाद कुछ ना कुछ हो जरूर सकता है। डज दैट मीन कि पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप दोबारा रीराइट करेंगे? No. आई थिंक द बेस्ट डिसीजन दैट आई एम एंटिसिपेटिंग, आई कैन बी रॉन्ग,
वो ये है कि द सुप्रीम कोर्ट विल सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट कि आप करें इसके ऊपर लेजिस्लेशन। ये चलें जी, हमें हो सकती है, एनहांस करना है, break की तरफ चल रहे हैं। जी हो सकती है अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से, वो हो सकती है, बिल्कुल सही कहा, हो सकती है एब्सोल्युटली। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो आज जिन्होंने चौधरी परवेज़ लाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर्स बैठे थे पीटीआई के भी, उन्होंने कहा देखो जी हम अपना काम कर रहे हैं और कानून अपना काम करे। अब इन्होंने कहा है बेसिकली इन अदर वर्ड्स कि प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और फिर उन्होंने काफ़ी अपने जो उनके पॉइंट्स थे वो भी आगे रेस किए। अब द क्वेश्चन अराइजेज इसकी क्लैरिफिकेशन और इसकी जो आप कह लो इम्प्लीमेंटेशन, इस पे हम फंसे हुए, लेकिन फंसे हुए ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज द गवर्नर इज स्टक देयर, लेट द कोर्ट डिसाइड ऑन दैट वन एंड सी। और फिर वहाँ डिसीजन ये भी हमने देखना है कि क्या विल इट बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट। जब हम कहते हैं लेट इट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, फिर आपका अगला सवाल इररिलेवेंट हो जाता है। नहीं जी, फिर वो 69 आ जाता है ना बीच में। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट्स, यू डोंट वांट टू ट्रस्ट द कोर्ट, इट्स अप टू यू। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। जितनी मर्जी डिस्कशंस आप कर लें, जितने मर्जी आप एनालिसिस कर लें, आपको कम से कम पाकिस्तान में एक एनालिसिस का या एक स्पीच का, वेदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, 35 डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे। ये खुद ही पॉलिटिशियंस भी अब बात यही कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ कि सैनिटी प्रिवेल करेगी कि नहीं, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन इन दिस कंट्री। अब इमरान खान कहते हैं कि हम आई ब्रिंग 2 मिलियन पीपल into Islamabad at my call. Why? Rana Sanaullah ne kaha, no nonsense. You do that and you'll bear the consequences. पहले तो इस पे करते हैं ना जी, ये जो सारी चीज़ है जी। पहली बात तो ये है कि किसी ने राना साहब से सवाल किया कि अगर इमरान खान साहब और उनकी पीटीआई इस्लामाबाद चढ़ दौड़ेगी तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा इससे पहले हमने पीडीएम ने ऐलान किया था कि हम आएंगे इस्लामाबाद, तो इमरान खान साहब और शेख रशीद ने बैठ के एक प्लान बनाया था कि हम उनको ऐसे रोकेंगे। मैं रिलीजियसली उसी के ऊपर अमल करूंगा, कोई अपने पल्ले से कुछ नहीं करूँगा। ये इतना पॉलिटिकली लोडेड जवाब है। एनीवे, एक तो वो हो गई। दूसरी बात ये है कि एक टेस्ट हो चुका है, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट था और ख़ास तौर से इस्लामाबाद में, उसका जो हाल हुआ है वो हमारे सामने है। मौसम की तबाहकारियाँ भी अपने सामने हैं। ऐसे मौसम में धरने वरने की बात करना जो है वो कैसे प्लॉजिबल और कैसे वर्केबल होगा। पिछली दफ़ा की बात और थी, उसमें कुछ और जाले हैं, जालों के भी अगली नस्ल पहले सुन लेना। नहीं सर, नहीं आप ज़्यादती ना करें। क्यों? पिछली दफ़ा के धरनों में अगर तारुल कादरी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ना होते तो ना ये 126 दिन चलता, ना इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता। वो उनके पास अब नहीं है। एनीवे, मैं ये चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे मुझे, वो ये है कि खुदा के लिए, जैसा पीजे ने कहा कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे इस्लामाबाद में हो रहा है, चाहे लाहौर में हो रहा है, ये सैनिटी नहीं है। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी है, ना ये समाजी सैनिटी है, ना ये इखलाकी सैनिटी है। खुदा के वास्ते ये वक्त ज़ाया हो रहा है। जिस किस्म के हालात आलमी तौर पर चल रहे हैं, जिस तरह की हमारी इकॉनमी की हालत है, जिस तरह की हमारे यहाँ लोड शेडिंग के अजाब हैं, उसमें मेरे ख़्याल से पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तहत अगर एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके एक वर्किंग इक्वेशन बना लें, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना लें, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आपने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट किया जिस पे इफ्तिखार भी ज़रा रोशनी डालेंगे, जावेद भी। आपने कहा है कि ताहिरुल कादरी की वजह से 126 दिन रहे। व्हाट चांसेस, बिकॉज वो तो इनके डेड अगेंस्ट हैं नून के ताहिरुल कादरी साहब, व्हाट चांसेस के दैट ही माइट नॉट जंप इन? He will never. He won't jump. He will never. पहले सवाल मुझसे हुआ, जवाब आप दे रहे हैं। मुझे पता लग गया ना पहले। अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि उन्होंने जिस लिए उस धरने में शिरकत की थी ना, वो मसाइल हल हो चुके हैं। अब सिर्फ रिवायत के तौर पे एक केस लटका हुआ है अदालतों में, लेकिन उसकी GITs 3 दफ़ा बन चुकी हैं। आपसे ज़्यादा किसको पता है? उसमें गवर्नमेंट के भी बंदे थे, नहीं मतलब ये कि इसके पास नॉलेज होता है ना इस किस्म की बातों का, इल्म होता है। देखिए जी, आई डिमांड, पहले तो मैं ये डिमांड आज करूँगा कि ये से ताहिरुल कादरी के दोस्तों से खुदा के लिए उस केस की सही पैरवी करें। आप उस केस की पैरवी सही नहीं कर रहे। आपने उस केस को डिले करने, ये नहीं बताएंगे क्यों नहीं कर रहे। हाँ, अब मैं कहने कहूँ आपके उस केस में डिले की वजह आपका रवैया है। ये हकीकत है कि शहादतें हुई हैं,
ये हकीकत है कि कब्रों में कुछ लोगों को दफन किया गया है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक ये पता नहीं लगा कि छत से गोलियां किसने चलाई थी। बिल्कुल, मैंने लफ्ज़ इंक्वायरी का है, मैं अगर छत से गोलियां चली वो मैं शामिल कर लेता हूँ। जो लोग कब्रों में दफन हैं उनके साथ ये बुखारी साहब का ये फिक्रा भी शामिल कर लिया जाए कि छत से गोलियां किसने चलाई हैं, लेकिन इसका फैसला होना चाहिए। जिस तरह साहिवाल का फैसला नहीं हो पाया कि एक गाड़ी खड़ी है छोटी सी, उसके अंदर लोग बैठे हैं, एक बच्ची चीख रही है कि मेरे बाप को मत मारो, और हमें पता है, हमने वीडियोस देखी हैं और वो सब बरी हो गए हैं। तो सियालकोट, प्लीज सियालकोट भी देखे। ये बात है, मैं एज ए सिटीजन समझता हूँ कि इन चीज़ों को ऐसे दरगुजर नहीं कर देना चाहिए कि चंद दिन अखबारों की जीनत बन जाए और फिर हम इनको भूल जाएं। एक तो बात ही है। बाकी जी मैं कहता हूँ वो 20 लाख कहता है, 16 लाख की आबादी है इस्लामाबाद, वो 20 लाख कहता है, बिल्कुल लेके जाने का हक है विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन दी एम्बेट ऑफ लॉ। जिसका लॉ को एक्सीड करेगा, फौज को गाली देंगे, दे आर वायलेटिंग द लॉ। फौज के सरबराह को गाली देंगे, दे आर वायलेटिंग द लॉ। अगर किसी को नहीं, मैं नहीं इजाज़त दूंगा आपको आगे जाने की। गाली दे रहे हैं, नहीं वहाँ देंगे नहीं। वो 20 के मजमे की बात कर रहा हूँ, 20 लाख का जाएगा। अगर उसके ऊपर इंसाइड किया जाएगा, जिस तरह ये कि हम सिविल वॉर करा देंगे, गली गली महलों में झगड़ा होगा, तो ये अल्लाह ना करे, यार आप ऐसा ना करें। वो कह रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर, गली जाएगी। क्या आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उनको ये नहीं करना होगा। अगर ये करेंगे देन लॉ विल टेक इट्स ऑन वे। आप ब्रेक पे चले, अभी है टाइम, आप बोले। देखिए जी, दो बातें। पहली चीज़ तो मैं हमजा शहबाज शरीफ से फिर इल्तजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, वाइब्रेंट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इफ्तिखार साहब की तरफ आप आए हैं चीफ मिनिस्टर, तो इफ्तिखार साहब की रिक्वेस्ट पे प्लीज़ सानिया मॉडल टाउन और सानिया साहिवाल की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करके जो लोग उसमें मुजरिम हैं उनको सजाएं दिलवाएं। पहली इल्तजा। दूसरी बात, जो लोग समझते हैं कि पीटीआई की पावर को, और जो समझते हैं कि पीटीआई बंदे इकट्ठे नहीं कर सकेगी, और इस्लामाबाद में जो वो कॉल देने चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च में, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो नहीं समझना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पीटीआई इस वक्त एज ए फोर्स के तौर पे दे आर नॉट डिपेंडेंट लाइक ताहिरुल कादरी की, उनको ज़रूरत नहीं है अब, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब वो खुद एक ऐसी स्ट्रीट पावर के तौर पे इमर्ज हुए हैं, स्पेशली जब इमरान खान बनी गाला में सो रहा था, बग़ैर उनकी कायद बाहर निकलने के अवामुन नास बाहर आई है। उस चीज़ ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा होप और रेवोल्यूशन टाइप होप दी है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले वक्त में हालात इतने सादा नहीं हैं, हुकूमत को तैयारी रखनी चाहिए, और पीटीआई बाय ऑल मींस हर तरह की स्ट्रीट पावर के साथ आएगी, साथ भी टकराएगी, बिल्कुल, और अगर टकराती है तो बहुत गलत करेगी, चले जी, और वो करेगी, और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके वो बाय ऑल मींस इलेक्शन की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये आपने उसी वाक्य की बात की है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि उतने सुता रहे, नौकरी वर्कर कुछ थले कुट खाते रहे। जी सर, वी गो फॉर अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। Stay with us. वेलकम बैक टू DNA। अब हम बात करते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एट द एज ऑफ 33, भुट्टो साहब आए थे एट द एज ऑफ 35। अब मैंने बहुत देर से, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स, मैं समझता हूँ कि जो बिलावल जरदारी भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, आई थिंक यू कुडंट गेट अ बेटर चॉइस। क्वेश्चन, मैंने कई वज़ीर आज़म के साथ हम बाहर गए हैं और लोगों के साथ हमने देखा है कि जो इंटोराज में बंदे होते हैं वो खुदा की कसम आगे काउंटर पार्ट से बात नहीं कर सकते। दिस मैन हैज़ द क्वालिटी, द एबिलिटी, the charisma, the class, and the capacity as well to come along and speak to his counterparts. So मैं समझता हूँ not because of PTI या PMLN या PPP, as a representative of Pakistan, the foreign minister, I think great choice. क्यों? जी, मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मेरे ख्याल से इसके बाद कोई चीज़ ऐड नहीं की जा सकती, इतना कॉम्प्रीहेंसिवली आपने डिस्क्राइब कर दिया उसको। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो आपने बता दी कि उनके नाना जो थे वो इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन मैं एक अहम बात बताने वाला हूँ आपके साथ और रिकॉर्ड के ऊपर शेयर कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। वो ये कि हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके लिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट पेपर, जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाती है पूरी फॉरेन पॉलिसी की।
और ये फॉरेन कॉन्सेप्ट का पेपर जो है एक खातून ने लिखा था जो डायरेक्टर के तौर पे शामिल हुई थी फॉरेन ऑफिस में, फिर नेशनल असम्बली में उसको एको किया गया और खान अब्दुल वली खान वगैरह ने कहा, तो जो उस लड़की का बाप था जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसने फिर उसका वो ओहदा जो है वो ख़त्म कर दिया था और फॉरेन ऑफिस से वो चली गई थी। लेकिन आज तक उनका लिखा हुआ वो कॉन्सेप्ट पेपर इज़ द बेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये एक बात जो है बहुत ज़रूरी थी आपसे शेयर करनी। दूसरी बात ये कि एज ही सेड दैट ही इज़ द यंगेस्ट मैन बट ही इज़ द वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन। एक्सपोजर है उसका, जिस तरह हम पीजे के बारे में कहते हैं कि आपने वेस्ट में बैठ के प्रोग्राम्स किए, ही इज़ द फर्स्ट एवर एंकर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन हिस्ट्री। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से ही इनहेरिट्स द स्किल ऑफ बीइंग ए पर्सन हु इज़ assigned the task of Pakistan's foreign policy. He will widely travel, wherever he will go, he will not only be received well, but he will perform well. ये एक कॉम्प्लीमेंट उनको देना बहुत ज़रूरी था। क्यों जी इफ्तिखार साहब? आप लोगों ने इतनी तारीफ़ कर दी है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि और भी मैं इस्तेमाल करूं। मैं सिर्फ उसको वेलकम करता हूं क्योंकि वो जिसका नवासा है वो मेरा लीडर था और मैंने था नहीं, करेक्ट योरसेल्फ, है हमारा लीडर था, हमने इकट्ठे काम किया इस मुल्क के लिए। तो पॉलिटिशियन है जो आज तक जिंदा है। इस मुल्क के लिए जमहूरियत के लिए काम किया, वन मैन वन वोट के लिए काम किया। हमने आमरीतों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी उसके नाने के साथ मिलके, और फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो दो राय हो ही नहीं सकती कि वो एक जादूगर था जो फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करता था। चाइना, आप उससे इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, ये उसी ख़ानदान से। फिर उसकी वालदा जो है वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हुए उनसे एक बेहतर सोच रखती थी, फिक्र रखती थी। और साफ जाहिर है कि ये नौजवान जो है ये बहुत अच्छी दरियाफ्त है। अब पाकिस्तान में जो फ्यूचर है नौजवानों का, इसमें हर ख़ानदान जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल है, अगरचे आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, मेरी सुनने वालों को भी नहीं आएगी, कहेंगे ये मारूसी सियासत की बात फिर की जा रही है, लेकिन जितने भी ख़ानदान पाकिस्तान के इलेक्टेबल हैं उनके नौजवान बाहर से पढ़ के आए हैं, लड़के ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड ही इज़ वन ऑफ देम एंड ए वेरी प्रोमिनेंट emerging लीडर इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। क्यों जी? देखें, बिलावल भुट्टो की जब नॉमिनेशन के बारे में डिस्कशन हो रही थी तो उनकी अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि बीइंग ए चेयरमैन ही शुड नॉट बी ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ आपने मुस्तकबिल में, जिसके मुकाबले में आपने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मेरी अपनी राय के मुताबिक, जिस तरह मैं आसिफ जरदारी साहब की एक बात को मैं कोट करूँगा, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बेटे को ट्रेन करना है और इसको पकड़ के चलाना है और इतना ट्रेन करना है कि मेरी अपनी पार्टी में जो मगरमच्छ हैं वो इसको खा ना जाए। तो ये उसकी कड़ी है। पहले उन्होंने पार्टी के अंदर उसे बिलावल को खड़ा किया, मैच्योर किया, फिर उन्होंने आपने देखा लॉन्ग मार्च कराया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी रीज़न ये थी कि उनको प्रैक्टिस देने के लिए, तजर्बा देने के लिए, अवाम के इंट्रैक्शन के लिए। अब उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उसके पीछे 2-3 वजूहत है। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको इंटरनेशनली एक्सपोजर ज़रूर है, लेकिन अब उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए होती है, जो प्रिसीजन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग में, जो आपको मुस्तकबिल की सोच के बारे में बात करनी होती है, उसके हवाले से फॉरेन ऑफिस गाइड करता है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपके माइंड में क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए ना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसके अलावा फॉरेन इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से, फॉरेन पॉलिसीज के इमर्जिंग मसाइल के हवाले से। अब वो टाइम है आखिरी बात कि वो एज ए कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे अपने आप को डिस्क्राइब कर सकें और पाकिस्तान को आगे ले सकें। अब प्राइम मिनिस्टर भी गए बाहर सऊदी अरेबिया, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जी कि इतना एंटोराज जा रहा है, बड़ा छोटा। पहली दफ़ा तो नहीं जा रहा था ना? है जी, नहीं पहली दफ़ा नहीं जा रहा था, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये जो पिछला प्राइम मीडिया की पावर ने देखे ना, तो वो सारा फिर कैंसिल करवाया। नहीं, कोई कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, सिर्फ 3 लोग नहीं गए उसमें से। मैं आज करूं क्या हुआ है, मरियम का पासपोर्ट की इजाज़त नहीं मिली और वो जो उसने तो लिया ही नहीं ना। नहीं, तो जो फिर आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ी, 3 दफ़ा बैंक जो बाकी के एक सेकंड, दैट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स। ओके फाइन, बट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से बाकायदा इन्विटेशन आ गई कि आप ऑफिशियल डेलीगेशन लेके आए हैं, इसलिए वो तादाद कम करके वो सेपरेटली गए हैं।
अगर ये इनविटेशन ना आती और ये ऑफिशियल स्टेटस ना होता टूर का, तो वो शायद सारे लोग जाते। करेक्ट, बट द क्वेश्चन अभी उठेगा इसके बाद के did they pay out of their own pocket or did the state pay? दिस इज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पीजे, आज आप नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? नो नो एक सेकंड पीजे, अगर ये ऑफिशियल ट्रिप है तो हुकूमत को पे करना चाहिए, ऑफिशियल डेलीगेशन को। अगर जो प्राइवेट को गया ही नहीं है कोई, देयर इज नो वन प्राइवेट नहीं, दिस इज नॉट प्राइवेट ना। अगर वो 80 बंदे जाते जिसकी बात आपने शुरू की, वो दूसरे होते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो हमेशा ऑफिशियल होता है। यार बात ये है, हम लोग छोटे छोटे मामला पे उलझ जाते हैं। क्या बात की आपने? गुर्बत की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, आइन में अच्छी तरमीम की बात नहीं करेंगे, लोकल बॉडी सिस्टम मसला लाने की बात नहीं करेंगे। वो कितने खाया, कितने पेटिस खा गया, क्या हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट। इधर दे हाथ मुझे अपना, इधर हाथ पकड़ाएं। आपने जो बात की है, लोगों की रगों को पकड़ा आपने, इधर हाथ दें। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। ब्रेक से पहले इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बात की थी, आई वाज अप्रिशिएटिंग, लेकिन मैं इजाजत नहीं बोल रहा यार, उसके साथ बात करो यार। ये वैसे नाराज बैठा है, फिर कहते हैं जी प्रोग्राम नाराज नहीं होता है, नाराज नहीं होता। हाँ बोलिए जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं बात कर रहा था उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि उनका अब कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि वो हमारे मुस्तकबिल की सियासत में एज ए लीडर के तौर पे आ रहे हैं। वो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं और एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं। तो ये अपॉइंटमेंट मैं समझता हूँ लेना एक बहुत क्रिटिकल फैसला था, इस लिहाज से कि बीइंग ए फॉरेन मिनिस्टर उन पे एक ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर जिसके साथ उन्होंने मुस्तकबिल में मुखालिफ में इलेक्शन लड़ना है, कि उन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान में, जहां आज हमें चाइना के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, वेस्ट के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, उनको कितनी क्लैरिटी के साथ आगे लेके जाना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी फॉरेन आपके मिनिस्टर के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि उसके अंदर मुस्तकबिल की देखने की सलाहियत, दूसरा क्लैरिटी ऑफ गाइडेंस, डोंट वरी। गाइडेंस तो होगी, लेकिन जब आप मीटिंग्स में बैठे होते हैं उस वक्त यू हैव टू बी शार्प इन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। आई थिंक ही विल। और ये अभी मुझे मैसेज एक आया कि इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका लीडर था, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। बुखारी साहब ने आपको करेक्ट किया, वो आपका लीडर था और है। यस, आई एडमिट इट, ही वॉज माई लीडर, ही वॉज माई टीचर, था, है और रहेगा। चले जी, मैं एक छोटा सा इजाफा इसमें और कर दूं, और यह कि मुझे आपको तो करेक्ट करना नहीं चाहिए, वो वाहिद बंदा है जो सियासतदान भी है और अभी तक जिंदा है। मैं जनाब 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने जिक्र किया कि बिलावल यंग आदमी है। मेरे ख्याल से एक पूरी की पूरी यंग लॉट यहाँ है, डायनेस्टिक है, अपनी जगह है, लेकिन पूरी लॉट मौजूद है। मोनसिलाई मौजूद है, इज़ ए यंग ब्रिलियंट बॉय। मरियम नवाज, सुन ले मुझे, मैं मुकम्मल है। मरियम नवाज है, बिलावल है, हमजा है, चौधरी सालक है, एंड मरियम, सारे मरियम नाम ले दिए। ये नई लॉट है। ये अगर इस वक्त इस स्टेज पर से अगर ग्रूम करेंगे, शामिन दुरानी का बेटा है। हाँ, अगर ये ग्रूम करेंगे तो यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप। एक चीज का ख्याल रखें, जो मैं ये समझता हूँ कि जो 80s और 90s की पॉलिटिक्स में एक दूसरे को इस हद तक नफरत की तक लेके जाने वाली वो चीज नहीं होनी चाहिए। इनमें वो है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई एक बात जो हमें अब समझ लेनी चाहिए है कि मैंने परसों भी शायद कहा आपके प्रोग्राम में, एक मुआहदा हुआ था बेनज़ीर का और उसका नवाज का, एक नया मुआहदा हुआ है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान कि इस मुल्क को ले जाना है इकट्ठे मिलकर, तमाम इख्तिलाफात के बावजूद। हर पार्टी का अपना प्रोग्राम है, लेकिन एक प्रोग्राम तो है ना, टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। जावेद, इफ्तिखार, बुखारी साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग डीएनए। एंड में मैं यही कहूँगा कि रिबा पे हम बात करेंगे। नेचुरली अभी आपको पता है कि फेडरल शरिया कोर्ट ने क्या कहा है, इस पे हम करेंगे, लेकिन आई थिंक दिस विल बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, बट अगेन दैट रिमेन्स टू बी सीन। बात आती है बिजली की। 10 रुपये बिजली अब आगे आ गई है, और आई एम श्योर ये जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 27 आपके जो इदारे थे बिजली बनाने वाले बंद थे, तो उनको वो रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे बी पॉजिटिव, be straight, be honest, and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.